वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में जानेंगे। तो आपका जो क्रैश कोर्स था, मैं पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जो आपका क्रैश कोर्स था, उस क्रैश कोर्स का पहला जो है सवाल जो है आपका यही है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो सवाल आपको जनरल फॉर्मेट में ऐसे भी हो सकता है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, या मानव भूगोल से क्या समझते हैं, मानव भूगोल का तात्पर्य क्या है, या मानव भूगोल क्या होता है, उसका उस पर टिप्पणी लिखिए। सवाल आपको किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं और उसका जवाब जो है कि केवल एक ही होगा। सवाल चाहे जितना भी हो, उसमें अगर मानव भूगोल के बारे में पूछ रहा है तो आप उसको सिंपल सा लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मानव भूगोल हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें मानव का जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रकृति के मानवीय जगत के बीच जो संबंध है या मानवीय घटनाओं की स्थानिक वितरण तथा उसमें घटित होने के जो कारण है, उसका जिसमें अध्ययन हम लोग करते हैं वो आपका मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि मानव भूगोल उसको कहेंगे जिसमें सीधा और सीधा अध्ययन जो होगा किसका होगा, मानवों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मानवों का क्या पढ़ना है, इसमें किस चीजों पर अध्ययन करना है। तो इसको बहुत ही सरल तरीका से इसको ऐसे समझिए कि मानव भूगोल हम लोग उसको कहते हैं जिसमें मानवीय रूपों के बारे में, मानव का जो बसावट है या जो वितरण आप देख पा रहे हैं, ठीक है, या उनके आर्थिक क्रियाकलाप है, उन सब को सम्मिलित रूप से इट में ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि मानव की वो सारे क्रियाकलाप जिससे मानव को एक डेवलप बनाता है, एक बेहतर बनाता है, वो सारे एक्टिविटी इसमें शामिल होंगे और जिसमें हम लोग उसका अध्ययन करेंगे वो आपका मानव भूगोल कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि मानव भूगोल हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, वो जो डिफिनेशन वगैरह जो है आप यहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिखने का इच्छा होगा तो आप अपने अनुरूप भी इस सवाल का जवाब जो है कि दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखते भी जाएंगे, वैसे पीडीएफ भी आप लोगों के अवेलेबल इसमें करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको सजा करके इस तरीका से लिखेंगे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न लक्षणों की स्थिति एवं वितरण का अध्ययन जिसमें हम लोग करेंगे वो आपका मानव भूगोल होगा। उसको हम लोग मानव भूगोल की कहेंगे। ठीक है, तो चलिए मानव भूगोल समझ गए होंगे, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। सेम ही है, ये इंग्लिश में है। देखिए, अब यहां सवाल है आपका कि जो आपका मानव भूगोल है किस प्रकार जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो यह कह रहा है कि जो रिलेशन खोज रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, यानी कि जो दूसरा अन्य सामाजिक विज्ञान है उससे मानव भूगोल किस प्रकार से संबंधित है। तो उसका आंसर सिंपल सा दिया जा सकता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं जनसांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है। इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और जनसांख्यिकी में किया जा सकता है। इस प्रकार मानव भूगोल इन विषयों से संबंधित है। तो इसको कहने का क्या सेंस है कि जो मानव भूगोल है वह सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंधित है। तो ठीक है, डिफिनेशन तो कुछ और जो कह रहा है वो तो कह ही रहा है, आप स्क्रीनशॉट इसका रखेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए मानव भूगोल जो है कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान कहने का क्या सेंस है, या सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस किसको कहते हैं, जिसमें
समाजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, समाजों के बारे में पढ़ा जाता है, उसका जनांकीय स्वरूप पढ़ा जाता है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े जाते हैं, उसके वितरण पढ़े जाते हैं, ठीक है, या उन मनुष्य का फाइनेंशियली स्टेटस उसमें अध्ययन किया जाता है, पॉपुलेशन का जो है कि गणना किया जाता है, सेंसस वगैरह किए जाएंगे, जिसको जनगणना कहते हैं। वो सारे एक्टिविटी जो है कि किए जा रहे हैं, वो किसके लिए किया जा रहा है? वो मानवों के लिए किया जा रहा है। तो मानव भूगोल जो है समाज से सामाजिक विज्ञान से संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि आप समाज में मनुष्यों मानवों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मानव भूगोल में भी आपको वही चीज पढ़ना है, यानी कि मानवीय एक्टिविटी के बारे में जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल है, और जो समाज का अध्ययन करते हैं वो सामाजिक विज्ञान कहलाता है। तो समाज जो है कि मानवों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, सोसाइटी किससे बना है? मनुष्यों से मिल करके बना हुआ है, उन्हीं के बारे में अध्ययन जो है आपका मानव भूगोल भी कराता है, और सामाजिक विज्ञान भी आपका उसी का अध्ययन कराता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? तो आप जो है कि यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट रखते चलेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट रखते चलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाउ इज ह्यूमन ज्योग्राफी रिलेटेड, सेम सवाल है। मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव विकास के दो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा और संसाधन तक पहुंच है, ठीक है। मानव जो विकास है उसके दो मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हम लोग किस ह्यूमन को डेवलप्ड मानेंगे, किसको हम लोग मानव विकास कह सकते हैं? तो मानव विकास के लिए दो तीन चीजें नेसेसरी होना अति आवश्यक है, ठीक है। हम लोग उस मनुष्यों को डेवलप्ड कहेंगे, मानव का विकास उसको कहेंगे हुआ है जो शिक्षा में और चिकित्सा में बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहा है, ठीक है। कहां आपका शिक्षा प्लस जो है आपका चिकित्सा, शिक्षा प्लस चिकित्सा जो है जहां आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, वो जो है आपका अगर उसका जहां तक पहुंच है बेहतर इजीली पहुंच, ठीक ना, तो उसको हम लोग मानव विकास के कैटेगरी में रखते हैं। इसके दो मूलभूत क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस में आपका HDI भी बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कि तैयार किया जाता है मानव विकास के आधार पर ही। तो उसके अलग अलग आयाम हो सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ दो आयाम ही पूछ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की बात कर रहे हैं। उसमें हो सकता है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, उच्चतर जो है कि प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वास्थ्य जीवन जीने ज्यादा अवसर प्राप्त हो। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात विज्ञान शिक्षा तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। संसाधनों तक पहुंच क्रय शक्ति पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी आपका रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस तक रिच जो है वो आपका परचेजिंग पावर पर वो डिपेंड करता है, यानी कि क्रय शक्ति जो है पे ज्यादा दिखाई देगा वो ह्यूमन डेवलप ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का वर्णन करना है, ठीक है। चार तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप किस क्रियाकलाप को कहेंगे? वह क्रियाकलाप किसी मूर्त वस्तु का उत्पादन न कर केवल सेवा प्रदान करता है। इसमें मिस्त्री, प्लम्बर, रसोईया, वकील, शिक्षक इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। तो उसको पहले समझने से पहले एक चीज और समझिए। हमने जब पढ़ा है तो अगर क्षेत्रों की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, आपका फर्स्ट में प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र या क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, द्वितीयक है आपका, और एक आपका तृतीयक क्षेत्र हो गया। यही तृतीयक क्षेत्रों की बात कर रहा है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र
क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? चार तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख करिए। तो पूछ रहा है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप किसको कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्टर जो आपका नेचर से प्राप्त होता है, सेकंड सेक्टर यानी कि नेचर से जो प्राप्त हुआ है उसको मॉडिफाई करके उपयोग करना, जैसे उद्योग वगैरह जो है आपका सेकंड में आ गया। और थर्ड में यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर को तृतीय सेक्टर बोला जाता है, या तृतीय क्षेत्र या तृतीय वर्ग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि इकोनॉमिक रूप से, यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कुछ चार वैसे प्रोफेशंस के नाम बताने हैं, ठीक है, जो जिससे आर्थिक जो है कि उपार्जन किया जाता है। तो सबसे पहला जो है आप क्या रख सकते हैं? तो एक वकील का पेशा जो है, ठीक है, इसमें आ सकता है। दूसरा कौन आ सकता है? डॉक्टर भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह इसमें आ सकते हैं। तीसरा नंबर और कौन आ सकता है? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी, मैंने व्यापार करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और एक जो है आपका प्रशासन कह सकते हैं या एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, ये भी जो है आपका, या कम्युनिकेशन वगैरह जो है इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यह चार क्रियाकलाप के बारे में हम लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख करना था। तो आप इसको ऐसे लिख करके सिंपल सा जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए सवाल क्या कह रहा है कि जो मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे देशों का वर्गीकरण जो है करना है, ठीक है। तो देशों का वर्गीकरण करना है तो कैसे करेंगे? मानव विकास सूचकांक जो है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्धि के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, यानी कि एक तरह से रैंक देने का काम करता है, ठीक है। क्या देता है? रैंक देता है। रैंकिंग का काम किसका है? रैंक देता है, ठीक। और मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है, ठीक है। 0 से लेकर 1 के बीच के स्कोर पर वो आधारित होता है। और मानव विकास के प्रतिवेदन में 2005 में अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 3 समूहों में वर्गीकृत उस समय किया गया था। 3 समूहों में, यानी कि आपका मानव का विकास स्तर जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल आपका हाई उचित था, ठीक है, ठीक, आपका मीडियम था, ठीक है, आपका मीडियम था, और आपका एक लो था। 3 कैटेगरी जो है कि यहाँ पर जनरेट किए गए। और 3 कैटेगरी यानी कि 0.8 से ऊपर रहेगा, यानी कि 0.8 से प्लस रहेगा, ठीक है। तो उसमें देशों की संख्या ने है 57 थी, ठीक है। 0.5 से 0.799 तक है, तो उसमें 88 देश हुआ करते थे। 0.5 से नीचे का जो स्कोर किया उसमें 32 देश जो है कि शामिल रहा। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका वर्गीकरण जो है कि मूल रूप से 3 प्रकार से होता है, उच्च, मध्यम और निम्न। तो हम लोगों को यही चीज ध्यान रखना था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा था तो आप लोगों को बता दिया गया है। अब इसमें आगे देखते हैं अगला सवाल। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट के जो स्तंभ है, पिलर्स, वो कौन कौन से हैं? 4 स्तर। तो मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ, या जिसको हम लोग कंपोनेंट भी कह सकते हैं, या उसको हम लोग घटक भी कह सकते हैं। तो सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी हो गया, आपका उत्पादकता हो गया, सशक्तिकरण हो गया, और समता का अर्थ है कि लोगों को लिंग, जाति इत्यादि के भेदभाव विचार बिना उपलब्ध से अवसरों तक पहुंच होना चाहिए। पोषणीयता का अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, और जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। उत्पादकता का अर्थ है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना। और सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति का प्राप्त करना। तो एक्चुअली में इसको डिफाइन कर दिया गया है
तो यहाँ सवाल है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। ठीक है, मानव विकास के 4 स्तंभ जो है भैया कौन कौन है। ठीक है, तो मानव विकास के 4 स्तंभ अगर हम लोग ऐसे लिखें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मानव विकास के स्तंभ जो है 4 स्तंभ वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहला निम्नलिखित है यानी कि समता। ठीक है, मानव विकास जो है कि समता रहेगा। ठीक है, समता यानी कि समानता जिसको हम लोग कह सकते हैं, इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी। दूसरा हो जाएगा आपका सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता। ठीक है, तो सतत पोषणीयता का मतलब हो जाएगा आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। और तीसरा हो जाएगा आपका उत्पादकता, उत्पादकता, उत्पादकता। और जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। और चौथा आपका हो जाएगा सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। बुझाया हो, बुझाया। ठीक है, उत्पादकता यानी कि मानव विकास के जो 4 स्तंभ है, समानता है यानी कि इक्वालिटी। तो कैसा इक्वालिटी यानी कि सब लोगों को समान अवसर की समान इक्वालिटी, समानता होना चाहिए। सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी की बात कही जा रही है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि संसाधनों का उपयोग जो है कि बैलेंस तरीका से करना है, जिससे आने वाले पीढ़ियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसा नहीं है कि धड़ल्ले से किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सब अपना ही प्रयोग में ला दिए, तो वो सतत पोषणीयता नहीं कहलाएगा। सतत पोषणीयता का मतलब हुआ कि अपनी जरूरतों के हिसाब से उसका प्रयोग करते हुए आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ चीजों को बचा करके रखना। ठीक है, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है, यह भी इसके स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, मानव विकास जैसे मान लीजिए प्रोडक्टिविटी बढ़िया नहीं रहता, कैसे मानव विकास मानेंगे, किस तरह का मानव विकास नहीं होगा। तो सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की बात कही जा रही है, तो हर तरह का एम्पावरमेंट, चाहे तो वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात वहां पे हो रही हो, या किसी कार्य को करने में सक्षमता जो है कि प्राप्त करना। ठीक है, या किसी भी तरह का एम्पावरमेंट, अगर यह चीजें अगर रही तो उसको हम लोग मानव विकास होने से, मानव का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन 4 स्तंभों यानी कि 4th पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये 4th पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पहले कहे जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। ठीक है, मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम जो है कि क्या है। मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है। ठीक है, व्हाट इज ये वेलफेयर, भाई व्हाट इज वेलफेयर मेथड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, मानव विकास के कल्याण उपागम के अनुसार मानव जो होगा ना, सभी विकासात्मक गतिविधियों का लक्ष्य है। कल्याण उपागम मानव विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय का समर्थन करता है। ठीक है, तो यानी कि मानवों के लिए जो कल्याण उपागम होगा यही होंगे, यानी कि आपका शिक्षा होगा, एजुकेशन होगा, आपका हेल्थ होगा। ठीक है, आपका सोशल सिक्योरिटी होगा।
ठीक है। आपका सोशल सिक्योरिटी होगा, सोशल सिक्योरिटी होगा। फिर जो है आपका सुख सुविधा पर उच्च सरकारी व्यय, ठीक है, यानी कि हाई परचेजिंग पावर भी कह सकते हैं, ठीक है, परचेजिंग पावर भी इसको कहा जा सकता है। इस तरीका से कह सकते हैं कि यह जो है कि वेलफेयर मेथड है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक है, या जिसको हम लोग कल्याण उपागम भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाद क्या है? सवाल आता है आपका कि निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद के बारे में अगर कहें तो निश्चयवाद जो है एक पुरानी विचारधारा है, ठीक है। निश्चयवाद, नियतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार क्या होगा कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका यह कारण है कि मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी और प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। इसमें मनुष्य का स्थान गौण था। देखिए निश्चयवाद, व्हाट इज द डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म क्या है? तो निश्चयवाद जो है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद या एक पुरानी एक तरह से कहिए तो पुरातन जो है कि विचारधारा है, बहुत ओल्डेस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है। उसके अनुसार क्या होता था कि जो शुरुआती दौर में मानव प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित हुआ, ठीक है, यानी कि जो मानव जो है कि प्राकृतिक का प्रभाव मानव पर उस समय बहुत ज्यादा रहा, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि प्रकृति के आदेश जो होते थे अपने आप को उसमें ढाल लिया, यानी कि जिस तरीका से प्रकृति का रचावट बसावट है या जिस तरीका से प्रकृति ने रहा उस अनुसार वह कि मनुष्य ने अपने आप को ढाला, वैसा आप बनाया, ठीक है। और मानव, उसका कारण था कि मानव जो है कि सामाजिक विकास की अवस्था जो है आदिम प्रवृत्ति की थी, ठीक है। आदिम प्रवृत्ति इट मीन्स आदि मानव का जो भी बिहेवियर है जस्ट लाइक वैसा ही था। उस समय मनुष्य जो है कि डेवलप नहीं था और प्रकृति का वो सुनता था और उसकी प्रचंडता से वो भयभीत भी होता था, यानी कि प्रकृति में जो भी तरह की प्रकृतियां होती थी उनसे वो डरता भी था और उसकी पूजा भी करता था, जिसमें बहुत सारे देखे होंगे कि पेड़ पौधों का भी चलन जो है कि बढ़ता गया। जैसे देखते हैं कि बहुत जगह ढेलावा बाबा पूजे जाते हैं, बहुत जगह गोरहिया बाबा पूजे जाते हैं, अब बहुत जगह यानी कि पेड़ों को एक तरह से यह बचाने का एक तरीका भी था। तो उस पुरातन जो भी विचारधाराएं थी उसको निश्चयवाद के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। या जब डेवलप नहीं हुआ था उस समय इस तरीका के जो वाद थे या जो आइडियोलॉजी था, जो विचार था, उस समय धरा पर, इस सृष्टि पर तैरते रहता था, ठीक है। और प्रकृति के अनुसार जो भी क्रियाकलाप होते थे, ठीक है, यानी कि रात के अमावस्या में डरना, ठीक है, अमावस्या की काली रात को डरना, प्रकृति में क्योंकि वो चीजें तो फिक्स है, सूर्य का या ग्रह हो गया, ग्रहों के ग्रहण लगता था, उससे लोग जो है कि भयभीत होते थे, डरते थे, पेड़ों की पूजा पाठ करते थे, ठीक है, या जानवरों को भी पूजा जाता था, या प्रकृति में नदियां पूजे जाती थी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है एक पुरानी सोच जो है, पुरातन परंपरा जो है, विचार है, आइडियोलॉजी है, वो आपका निश्चयवाद के कैटेगरी में आता है, वो निश्चयवाद कहलाता है। तो समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, एग्जाम में आप हूबहू इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अब है कि संभववाद क्या है, व्हाट इज पॉसिबिलिज्म। तो निश्चयवाद तो समझ देख लिए आप, अब आपको संभववाद भी देखना है। तो देखिए संभववाद जो है कि इस विचारधारा के अनुसार क्या था कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में
समर्थ है तथा वह प्रकृतिदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लिए उपयोग कर सकता है। मानव एवं पर्यावरण के परस्पर संबंध में विचारधारा मानव केंद्रित है। यानी कि इस संभववाद में यह वैसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य जो है कि अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हो जाता है, पर्यावरण में बदलाव करता है। ठीक है, एक जो है कि संभावना जो है, एक जो है कि पॉसिबिलिटी निकल के आती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रकृति के जो भी रचावट बसावट है या उन्हीं के अनुसार नहीं ढलता था वो निश्चयवाद की तरह। इसमें जो है कि संभावना तलाश रहा है, पॉसिबिलिटी तलाश रहा है, इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मौसम जो है कि बहुत प्रतिकूल होने जा रहा है, बहुत गर्मी हो रहा है, तो संभववाद की देन है कि लोगों ने एसी बनाया, लोगों ने फैन बनाया, लोगों ने कूलर बनाया। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इसी तरीके से संभववाद जो है इस ऐसी विचारधारा है जो पर्यावरण में परिवर्तन करता है, पर्यावरण में परिवर्तन करके उसका उपयोग करना जानता है, वह विचारधारा कहलाता है संभववाद। ठीक है, और यह जो है कि मानव पर्यावरण का संबंध में यह विचारधारा जो है कि मानव पर केंद्रित है। यह विचारधारा किस पर केंद्रित है? मानव पर केंद्रित है। मानव ही है जो सर्वोपरि है। सर्वे सर्वा कौन है? हु इज सर्वे सर्वा? तो सर्वे सर्वा इज मानव। ठीक है, तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में अंतर कह रहा है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर करें तो जन्म दर किसको कहेंगे, मृत्यु दर किसको कहेंगे, तो आप अंतर कर पाएंगे क्या? देखिए, किसी देश में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, यानी कि 1000 पर 1000 है, ठीक है, 1000 प्रति व्यक्ति, पॉपुलेशन हम लिख देते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति जन्म लेने वाले जो जीवित बच्चे होंगे, ठीक है, संख्या को जन्म दर, ठीक, जन्म दर, जीवित रहेगा तो जन्म दर है जीवित, ठीक है, अब मरेगा तो 1000 पर प्रति पर्सन या व्यक्ति जो अगर डेथ करेगा, उसकी मृत्यु होगी तो उसको हम लोग मृत्यु दर कहेंगे। ठीक है, जन्म दर में केवल जन्म लेने वाले बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर है कि मृत्यु दर में सभी आयु की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, यानी कि जो जन्म ले रहा है 1000 व्यक्तियों पर जो भी जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं उसको हम लोग जन्म दर कहेंगे, और मृत्यु दर उसको कहेंगे जो जितना लोग हैं, टोटल लोग, उन लोगों में से जितने लोग मर रहे हैं वो कहलाएंगे आपके मृत्यु दर। और इसमें क्या होगा कि सभी आयु वर्ग शामिल होगा और वो वहां पर वही शामिल होंगे, ठीक है, जो जिसने जन्म लिया है। अंतर जो है कि आपका बस इतना ही है। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। देखिए, जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय वर्गों में विभाजन जो है लोगों के निवास स्थान के आधार पर होता है, यानी कि जो लोग रहते हैं उसके आधार पर तय होता है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वह ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो गांवों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलाप है। और इसके विपरीत अगर नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है और वह गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है। तो गैर प्राथमिक व्यवसाय का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका द्वितीयक क्षेत्र है, ठीक है, कौन क्षेत्र, जो भी आपका सेकेंडरी है, ठीक है, जो भी आपका सेकेंडरी है, ठीक, यानी कि आपका उद्योग वगैरह हो गया, बिजनेस व्यापार हो गए, ठीक है, उद्योग धंधा हो गया, ये सब आपका द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक या तृतीयक में भी यानी कि थर्ड में भी रह सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका जो है जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय स्वरूप है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो जो जनसंख्या गांव में निवास करता है
वह ग्रामीण है, और जो संख्या शहरों में निवास करता है वह जो है कि आपका नगरीय है। शहरों में निवास करने वाली नगरीय जनसंख्या, और जो गांव में निवास करती है उसको ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, और इसके वर्ग क्या है, तो ग्रामीण जो भी जनसंख्या है ज्यादातर प्राथमिक सेक्टर में कार्य करते हैं, जैसे कृषि से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है उसमें उनकी संलिप्तता होती है, और जो नगर वाले होंगे वो द्वितीय तृतीय सेक्टरों में काम करेंगे, जैसे वो सर्विस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, वो जो है कि उद्योग वगैरह में भी काम कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है, टोटल जो है कि उसका निवास स्थान वो रह कहाँ रहा है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब सेम सवाल पूछ रहा है कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है। तो नगरीय जनसंख्या उस जनसंख्या को कहेंगे जो शहरों में निवास करती है। ठीक है, और वह गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। गैर प्राथमिक कहने का मतलब है कि द्वितीय तृतीय जो भी है, चतुर्थ वगैरह सब में रह सकता है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या की मुख्य विशेषता जो है कि उच्च वृद्धि दर होता है। उच्च नगर में देखेंगे तो उच्च वृद्धि दर होगा, उच्च घनत्व होगा, उच्च शिक्षा का स्तर होगा, तथा लिंग अनुपात जो है कि निम्न होगा, यानी कि जो सक्स रेशियो है महिला पुरुषों की संख्या, ठीक है, उसमें जो है कि लिंग अनुपात जो है निम्न स्तर का होता है, यानी कि एक तरीका से मतलब महिला जो है कि ज्यादा हो सकती है, पुरुष कम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह यही पॉसिबल है। उच्च शिक्षा जो है कि शहर में होगा, हाई डेंसिटी होगा ही होगा, यानी कि पॉपुलेशन जो है कि घना आबादी बसेगा ही बसेगा। ठीक है, तो उसके अगर मूल में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के लिए, ठीक है, या उसके जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए, या तरह तरह की चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग नौकरी की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर के बसते हैं। ठीक है, वो उसके बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट जो है कि ले लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको वैसे यहाँ पर मिल जाने वाला है। आप जैसे कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसंख्या संगठन या जनसांख्यिकीय संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को कहते हैं जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, शिक्षा, व्यवसाय, जीवन प्रत्याशा, निवास स्थान इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या संगठन का कहने का क्या मतलब है कि यानी कि एक व्यक्ति है, एक लोग है, सोसाइटी है, ठीक है, और उसमें क्या है कि उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं कि जैसे कितना लोग, 125 करोड़ जनसंख्या, उस एगो संगठन हो गया। संगठन जिसको कह सकते हैं, कंपोनेंट बोला जाता है, कंपोजिशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जिसको माप सकते हैं, ठीक है, और उससे अंतर स्पष्ट किया जा सके। जैसे आयु जो है कि हम लोग माप ही सकते हैं कि 80 वर्ष की, 60 वर्ष की, 65 वर्ष की, 12 वर्ष की, 14 वर्ष, ठीक है। लिंग जो है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है। लिटरेसी देख सकते हैं, आपका एजुकेशन देखा जा सकता है, व्यवसाय भी देखा जा सकता है। इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा जो लाइफ स्टाइल है या निवास के स्थान है या ग्रामीण है या नगरीय है, इन विभिन्न रूपों में बसना, इसका मेजरमेंट जैसे कि कर पाना पॉसिबल है, वो जनसंख्या का संगठन कहलाएगा, वो जनसंख्या का कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, वही जनसंख्या का घटक भी उसको हम लोग वहां पे कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए 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 अब देखिए, आयु संरचना का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या है भैया, एज स्ट्रक्चर क्या है? देखिए एज स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जनसंख्या को आयु संरचना कहते हैं, यानी कि विभिन्न आयु वर्गों में, विभिन्न आयु वर्गों कहने का सेंस जो है यहाँ पे
हो जा रहा है कि मान लो कि 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है, चाहे 10 साल है, अगर उसकी जनसंख्या आयु में लोगों की जो संख्या होगी उसको हम लोग आयु संरचना कहते हैं। इसमें किसी देश की कार्यशील और आश्रित जनसंख्या के अनुपात का ज्ञान होता है, ठीक है, जो विकास की योजनाओं को बनाने में सहायता करते हैं। विभिन्न आयु वर्ग के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समय अनुसार बदलते रहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों और बालकों, बच्चों को हम लोग 0 से 14 वर्ष तक रख सकते हैं, या संख्या अधिक है तो प्राश्रिता अनुपात अधिक होगा। 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करेगा, और 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्धि जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या जो है कि वहां का यूथ है। वहां की जनसंख्या क्या है? वहां का जनसंख्या युवा है। समझ में आई बात? देखिए, तो इसको इस तरीका से कहा जा सकता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर, या एज स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर से, तो जो आपकी आयु संरचना है उसका महत्व क्या है? तो इसको सिंपल ऐसे समझिए कि जो अभी आपकी आयु संरचना है, ठीक है, जो भी आपका एज स्ट्रक्चर है उसको ऐसे समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है कि 0 से लेकर 14 साल तक है, ठीक है, कोई 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चा है, और कोई 15 साल से लेकर के 59 तक वो ज्योग्राफी में युवा कैटेगरी में रखते हैं, और 60 के बाद वाले जो है आपके वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ 3 स्टेज पाए जाते हैं। तो 3 स्टेज यहाँ पे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यह आपको प्रभाव डालेगा या महत्वपूर्ण होगा ही होगा। जो आपके जो 60 वाले एज वाले जो व्यक्ति होंगे, या जो भी आपका जनसंख्या होगा, वो जो है कि अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, वर्क तो करेगा नहीं, काम नहीं कर पाएगा। और जो आपको 14 वर्ष से नीचे वाले हैं तो वो खेलने खाने में व्यस्त है। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन जो है, कौन है? तो आपका जो युवा वर्ग है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो 14 से यानी कि 15 से लेकर के 59 तक के जो भी आयु वर्ग है, वो जो है कि आपके लिए प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। मजबूती जो होगी उनमें होगी, प्रोडक्शन वही बढ़ा पाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि जो भी आपका एज स्ट्रक्चर है, ठीक है, एज स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जिस भी देश में एज स्ट्रक्चर जो है यानी कि यूथ वर्ग जो है कि ज्यादा है, वह जो है कि देश जो है कि आर्थिक उन्नति ज्यादा कर पाएगा, ठीक है। तो भारत भी उसी तरीका के युवाओं का देश है, और भारत को भी तरक्की करना चाहिए था, बट यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, उनका मिसयूज करना जानते हैं, केवल झंडा उठवाना जानते हैं, और अपने अपने पार्टी का राग अलपवाना जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो प्रोडक्टिव चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो अगर देश की युवा का अगर सच में साथ दिया जाए तो देश की युवा जो है कि आपके दुनिया के नक्शे पे भारत का एक मिसाल कायम करेंगे, ठीक है। जितना युवा हमारे भारत देश में है, अगर युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, युवाओं को अगर प्रोत्साहित की जाए, तो यह देश वाकई में स्वर्ण चिड़िया हो सकता है, फिर से वह स्वर्ण चिड़िया कहला सकता है। तो केवल अगर पॉलिटिकली व्यू से ना देखा जाए तो किसी भी देश के लिए बैकबोन जो होता है वो वहां का यूथ होता है। इस चीज का ध्यान जो है कि सब लोगों को देना चाहिए। गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनको तो और ज्यादा देना चाहिए, केवल पॉलिटिकली जो है कि उनको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। राइट द क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जो जलवायु कारक है, ठीक है, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक के बारे में यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जो फिजिकल है, इकोनॉमिक है एंड सोशल कल्चरल फैक्टर जो है कि इफेक्ट करता है किसको?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो जनसंख्या का वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो जलवायु कारक कहने का मतलब है कि आपका जैसे बारिश जो है कि जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आपके जो भी मौसम है वो आपको ठंडा प्रभावित कर सकता है, गर्मी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, या अर्थव्यवस्था जो है कि उसको प्रभावित कर सकता है, सांस्कृतिक जो है कि वहां उसको प्रभावित कर सकता है। तो मेनी मोर टाइप्स ऑफ हो सकता है जिससे जनसंख्या का वितरण जो है कि प्रभावित होता है। ठीक है, तो जैसे बारिश कैसे किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, तो मान लीजिए कोई क्षेत्र में बहुत लगातार रेनफॉल 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 रेनफॉल, हर सी बात है कि जनसंख्या वहां नहीं बसेगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। या तो कोई क्षेत्रों में मतलब मौसम अनुकूल है, ठीक है, क्लाइमेट जो है कि उसके अनुकूल है, तो वहां लोग ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे। एक तरह से वो प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, जरूर डाल रहा है, इफेक्ट जो है कि वह डाल रहा है। तो इसी प्रकार से मान लो कि कोई मौसम जो है कि बहुत ठंडा मौसम है, चाहे से हमेशा सालों साल भर जो है कि ठंडा से वो भरा रहता है। ठीक है, कोई माउंटेनियस इलाका है, तो जाहिर सी बात है कि उन क्षेत्रों में रजावट बसावट कम हो गई होगी। इस प्रकार से वो प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, चाहे वो डायरेक्ट डाले इनडायरेक्ट डाले, डालता है। इस प्रकार से क्लाइमेट भी जो है कि जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रभावी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत तपती गर्मी है कोई क्षेत्र में, सहारा के मरुस्थल में, तो आबादी क्यों नहीं है, लोग वहां क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, या गोबी रेगिस्तान जो मंगोलिया वाला है, वहां पर लोग क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो नहीं मिल पाने के पीछे रीजन है यही कि वहां मौसम प्रतिकूल है और उन प्रतिकूल मौसमों में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहां उन क्षेत्रों में लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, या बहुत ज्यादा जो है कि बर्फयांश में चले जाइए, तो बर्फयांश बहुत ठंडा इलाका है, वहां पर भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अंटार्कटिका बेस में चले जाइए, वहां पर भी आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है कि आपका इफेक्ट डालता है किस पे, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे, जो जनसंख्या का वितरण है उस पर प्रभाव जो है कि डालता है। ठीक है।